नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हर हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज इस टॉपिक को लेके काफ़ी पेरेंट्स चिंतित हैं। कोविड के समय हमने देखा कि बच्चों को जो बात करने की जो उम्र होती है, जहाँ बच्चे बोलना सीखते हैं, वहाँ पर बच्चों ने बोलना नहीं सीखा। कुछ बच्चों ने, बाकी सब में ये जनरल हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों में जो ये चीज़ देखी गई है, जो लैंग्वेज डेवलप होनी चाहिए करेक्ट एज में, वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। और वो रीजंस क्या हैं वो हम इस टॉक के दौरान ज़रूर जानेंगे। ये जो डिलेज हुए हैं ये क्यों हुए स्पीच को लेकर, और ये डिलेज की वजह से बच्चों को काफ़ी अलग तरीके से देखा जाता है। टीचर्स का नज़रिया बच्चों की तरफ बदलाव आ गया है। इवन सोसाइटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और पेरेंट इसीलिए चिंतित हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बोल नहीं रहा है। तो आज का जो ये सेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ द सेशन आपको डेफिनेटली बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि किस तरह इसे करेक्ट करना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि मेरे बच्चे में ये तकलीफ़ है तो इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें इस सेशन में आप जान पाएंगे। इसलिए ये सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुड़ते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के साथ, मिस रंभा रानी यादव से। रंभा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रंभा मैम पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये काशीबा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक स्पीच थेरेपिस्ट है, बहुत ही फेमस हैं। अगर स्पीच थेरेपी में कोई भी तकलीफ होती है तो हमेशा इनका नाम आता है रेफरेंस के तौर पर। बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ इंसान है। और अभी हम जब बात कर रहे थे तो मैम ने बताया कि मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ कि कुछ और करने का समय नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से आज इनका समय मिला है, तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैम फिर भी आज इनिशिएट लेकर यहाँ आए हैं क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि सोसाइटी में ये जो तकलीफ आ रही है बच्चों में, इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैम आपसे जुड़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके। स्पीच डिलेज तो पहले भी बच्चों में आ रहे थे जी। पर पोस्ट कोविड जी इसमें काफ़ी बढ़ाव हुआ है, तो इसके क्या रीजंस हैं? कोविड के बाद बच्चों में स्पीच डिले हद तक हुआ है, नो डाउट जी। बट पेरेंट्स इसमें बच्चों के साथ टाइम तो एक्सप्लेन किए। रीजन हुआ कि बच्चे बाहर नहीं निकल पाए, जी जी, किसी से मिल नहीं पाए, घर के घर में रह गए। एक दूसरे बच्चों से मिलने के बाद, एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद बच्चों में डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। खास करके ये चीज़ कोविड में नहीं हो पाया, करेक्ट, जिसके कारण बच्चों में काफ़ी स्पीच पीछे गया है। राइट। फिर भी मैं पेरेंट्स से उम्मीद करूँगी कि अगर इस तरह की बातें हुई है तो उसे छोड़ नहीं देना है, करेक्ट, उसके पीछे लगना है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि संभव नहीं हो सकता है। राइट। बहुत सही बात बताई आपने कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैम का कहने का मतलब यही है। और अगर आपको एज अ पेरेंट ये मैसेज मिलता है कि कहीं कुछ दिक्कत आ रही है बच्चे की स्पीच में, तो गिव अप ना करें। उसको करेक्ट करने की जो सॉल्यूशंस ढूंढने की जो चीज़ है, जो पॉइंट्स है, उस पर फोकस करें। अगर आपको लगता है कि एक्सपर्ट्स कौन है, कहाँ है, कैसे मिलेंगे, उसकी जानकारी आप अपने इजीली, सबसे पहला जो कांटेक्ट है वो बच्चे का पीडियाट्रिशियन होता है, आप उनसे जान सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मैम आगे बढ़ेंगे। अगर पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि उनके बच्चे में स्पीच डिले है तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले तो हर एक बच्चों में, चाहे बच्चे हमारे नॉर्मल हो, चाहे बच्चे हमारे डिसेबल हो या एबनॉर्मल हो, किसी तरह की हो, तो घर से ही उसकी भूमिका निभाई जाती है। हम फैमिली ही उसकी भूमिका को अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे समय के साथ, अगर उनके पास पहले से बच्चे हैं
तो देखें कि पहले बच्चे में क्या क्या सही समय पर हुआ है, करेक्ट, दूसरे बच्चे में क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को कैच करें। करेक्ट, दूसरा, अगर पहला बच्चा है तो आसपास के बच्चों को वो देखें कि क्या वो बच्चे 6 से 8 मंथ में बबलिंग करना चालू कर देते हैं, तो हमारे बच्चे बबलिंग कर रहे हैं या नहीं। हमारे बच्चे फर्स्ट वर्ड 9 to 10th मंथ में निकालने लगते हैं, तो मेरा बच्चा निकाल रहा है या नहीं। इस चीज़ को हम पेरेंट्स को केयर करना है। करेक्ट। उसके बाद अगर फिर भी लगता है कि नहीं हो रहा है, तो समझ जाएं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारे बच्चे स्पीच नहीं आया, या एनीवे कोई रीज़न हो सकता है। तो पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान दें। राइट। अगर ऐसा नहीं है, उनके समझ में फिर भी लग रहा है कि थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा और वेट कर लें, तो ये समय ना गवाएं। राइट। ओके। वो फिलहाल अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले, तो उनको पता चलेगा। क्योंकि एक बार जब समय बच्चा 6 मंथ या 1 ईयर पीछे गया, तो फिर वो टाइम पीछे जाता ही रहता है, कवर करने में बहुत मुश्किलें होती हैं। राइट, राइट, राइट। और अक्सर मैम ये भी देखा गया है कई बार कि भाई कई बार बच्चे 4.5-5 साल में भी नहीं बोलते हैं, और पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ होती है कि हाँ, इसकी मम्मी या इसके पापा या इसके दादा बहुत लेट बोलना सीखे थे। वो तब था, अब नहीं। अब नहीं। जब हमारे पास उस तरह की सुविधा उपलब्ध है, तो मैं 5 वर्ष बच्चे को लेट क्यों करवाऊं? बिल्कुल सही बात है। यानी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जहां हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये डिले हो रहा है, तो इतना वेट ना करें। बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सही बात है। और पहले के जमाने की बात भी अलग थी। हाँ, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब डेफिनेटली हर एक क्षेत्र में। मैं गोधरा की बात कर रही हूँ। गोधरा का एक लड़का, उसके 2 भाई और 1 बहन थी। 2 भाई नॉर्मल था जी, और उसकी एज 23 इयर्स का हो गया। और इंग्लिश के 26 लेटर, हिंदी के 36 लेटर, 33 लेटर, और उन बच्चों में एक भी लेटर राइट नहीं था। और वो बच्चा कितना स्ट्रगल किया होगा, वो तो वो खुद जानता होगा। जब उसे हर एक परिस्थिति सामने आने लगी स्पीच के कारण, तब उन्होंने काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आया और मैं मिली। राइट। तो मैं उसको बताई कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन पेरेंट्स जो कहते हैं कि नहीं अब बोल जाएगा 1 ईयर में, 2 ईयर में, 5 ईयर में, उससे होता क्या है, बच्चे सपोज बोल भी ले, बोलना सीख भी जाए, तो होता क्या है, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगती है। बिल्कुल बच्चे की। करेक्ट। तो यही हुआ उन बच्चों के साथ जो मुझे काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मिले, 23 इयर्स के ओल्ड। तो मैंने उसे फिर भी बताई कि बेटा हिम्मत ना हारो, ये ठीक हो जाएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। और उन्होंने फिर मेहनत किया, गोधरा से अप डाउन किया बड़ौदा, और 1 ईयर लगा। कॉन्फिडेंस डाउन हुई, हमारी आवाज़ को डाउन लोड करता था, अपनी आवाज़ को लोड करता था, कहता था मैडम आपकी आवाज़ अच्छी है, हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि जबकि उनकी आवाज़ भी अच्छी थी। तो ये हुआ कॉन्फिडेंस डाउन। लेकिन ओके, एक्सेप्ट किया, राइट है, उसे प्रोत्साहित करते रहे, तो सही हो गया, ठीक हो गया। जी, वही है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई। और एज अ पेरेंट आई थिंक वो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी हर एक शिक्षा घर से ही चालू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली देखा जाए कि जो एज ग्रुप आपने बताया है कि 6 से 8 महीने है या 9 से 10 साल जो है, उस समय तो बच्चा पूरा ही घर पे होता है। और एक्सपोजर जो है, जो स्पीच का एक्सपोजर है, वो घर से ही शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बताया मैम। ऐसे कौन से एरियाज हैं अगर पेरेंट उसका ध्यान दें तो बच्चों में स्पीच डिले की इश्यूज खड़ी नहीं होगी? क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए उनको घर पर? बच्चों को कैसा देना चाहिए, उसे हमें जॉइंट फैमिली में रखने की सबसे पहली है कि आजकल की मम्मा
कहती हैं कि न्यूक्लियर हो जाओ, अलग चलो, दूर चलो, लेकिन नहीं, हमें ग्रुप चाहिए, हमें बच्चों को डेवलप करने के लिए ग्रुप चाहिए। हमें सबसे पहले हमारा फैमिली चाहिए। राइट। और जो फैमिली के साथ रहते हैं तो उस बच्चों में हद तक देखा गया है कि स्पीच या किसी भी क्षेत्र में बच्चे कम पीछे जाते हैं। राइट। और पेरेंट्स अगर न्यूक्लियर रहना चाहते हैं तो मम्मा काम में इन्वॉल्व है, बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिए, मम्मा काम में इन्वॉल्व है, टीवी पकड़ा दिए, तो बच्चे को तो जाने दीजिए, हम बड़े ही अगर फ़ोन और टीवी देखने बैठ जाते हैं तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जब और वो तो बच्चा है, उसे तो स्क्रीन चाहिए ही चाहिए, और वो स्क्रीन में जब अंदर जाने लगता है तो कौन क्या कह रहा है, कौन आवाज़ दे रहा है, क्या गिर गया, किसने क्या कहा, कुछ ध्यान नहीं होती है। Right. और उसके फ़ोन तो फ़ोन, तो मैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि फ़ोन और स्क्रीन से तो हद तक दूर रखें बच्चों को। राइट। राइट। और ये आजकल खास करके रीजन ये दिख रहा है, पर्टिकुलर रीजन कह नहीं सकते हैं, बट दिख रहा है, इसकी वजह भी है स्पीच को पीछे जाने का। राइट, बिल्कुल सही है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जितने हो सके हमारे जो ह्यूमन कनेक्शंस और कन्वर्सेशंस है वो एटमॉस्फेयर घर में बाकायदा बना रखना चाहिए। डेफिनेटली जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली अब हमारे हाथ में नहीं रहा है, क्योंकि अब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी आजकल ऐसे हैं कि भाई नहीं बेटा आप अपना रहें, अब हमारा समय, हमें भी अपनी लाइफ जीने दें। तो आई थिंक पर्टिकुलरली तब तक कोशिश करेंगे क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैं कोशिश करूंगी कि हम पेरेंट्स को अपने साथ रखें। राइट। क्योंकि हमारी उस समय दायित्व बनती है हमारे बच्चे को पालने की। करेक्ट। एक इस जगह स्वार्थ भी ले लीजिए कि हमें हमारे बच्चों को हमारे पेरेंट्स के साथ रखना है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रखना है, तो इस जगह हमारा ये स्वार्थ हो। बिल्कुल सही बात है। और ग्रैंड पेरेंट्स इतना प्यार जो है, उनकी जो माया है वो भी बच्चों को मिलनी जरूरी है। और यही रीजन है जी, ये तो पहला रीजन है। जी जी जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि फैमिली का जो योगदान है वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा काम करता है स्पीच डिले में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में सही एज पर हर चीज़ें हों, सिर्फ स्पीच क्यों, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो हम पहले भी बहुत बार इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि बच्चों के लिए सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना घर पर, ये सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पेरेंट्स की है, हमारे फैमिली मेम्बर्स की है। आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हर किसी की फैमिली की अपनी खुद की रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होती है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप यही करें, लेकिन आप जहाँ तक ट्राई कर सकें तो बच्चों को गैजेट्स के बदले अगर आप खुद इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व करेंगे, बच्चों के साथ बातचीत के अनुभव बनाएंगे, तो बच्चों के अंदर ये जो स्पीच का जो डिले, जो एक फैक्टर अब एक डरावना फैक्टर बन गया है, वो नहीं आएगा। और कई बार अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, क्या समझेगा, तो नहीं, बच्चा सब समझता है। अगर आप मुंह से आवाज निकालते हैं, आपके हाव भाव जो है वो बच्चा सब पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे मैम ने कहा कि बैबलिंग करते हैं, तो जैसे बच्चे आवाज निकालते हैं, तो अगर आप भी आवाज करके अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो बच्चे को भी मजा आएगी कि अच्छा ये मेरी कम्युनिकेशन सीख रहा है, यानी मेरी मम्मा या मेरे फैमिली मेंबर्स जान रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप हमेशा देखेंगे कि अगर वो बैबल के सामने आपने भी बैबल किया तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, एक स्माइल उसके फेस पे आ जाती है। तो अपने बच्चे की नीड जो है वो ज़रूर समझे और ऐसे एक्सपीरियंसेस घर पे क्रिएट करें ताकि बच्चा जो है वो ह्यूमन कनेक्शंस को वैल्यू कर सके, ना कि जैसे मैम ने कहा कि आप फ़ोन दे दें या टीवी के सामने रख दें। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि अट्रैक्टिव होती हैं, एनिमेशन होता है, कलरफुल होता है, तो बच्चा उसकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। लेकिन पहले एक्सपोजर जो है वो खुद के इंटरेक्शंस, फैमिली इंटरेक्शंस देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रंभा मैम, आज हमने ये स्पेशली इसीलिए हमने डिज़ाइन किया ये वाला टॉक क्योंकि आजकल पेरेंट्स में ये बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, तनाव भी है। काफ़ी बच्चों को अगर स्पीच डिले होता है तो उन्हें स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया जाता है और ये सोचा जाता है कि अच्छा हाँ आपका बच्चा, फॉर एग्जांपल ये कह जाते हैं कि इसमें स्पीच डिले है तो आपका बच्चे को ऑटिज्म है, आप उसको थेरेपी में ले जाएं। कितना सही है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कई बार पेरेंट्स पीडियाट्रिशियन से पूछने के लिए भी तक वेट नहीं करते हैं, क्योंकि अपने फैमिली ग्रुप में पूछ लेते हैं और बोलते हैं अच्छा आपका बच्चा नहीं बोल रहा है,
नहीं जी मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है, इतना टाइम हो गया नहीं बोला, चलो स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। क्या सही तरीका है पहले आइडेंटिफाई करने का, पूरी तरह जान लेने का कि नहीं स्पीच डिले है और कोई और मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और फिर उसे उस एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? क्या होना चाहिए उसकी कैटेगरी? जब बच्चे में सिर्फ स्पीच डिले है जी, बाकी सब नॉर्मल, हमारे पेरेंट्स उसे कैच कर रहे हैं कि हमारा बच्चा बाकी सब समझता है, हर एक ऑर्डर फॉलो करता है, हर किसी के साथ इन्वॉल्व रहता है, तो उसे किसी कैटेगरी में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ना सोचे कि वो स्पेशल है। हाँ। बिल्कुल। अगर हमारा बच्चा अकेले रह रहा है, अपने आप में खो रहा है, अपने आप में खेल रहा है, किसी की बातों को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, खाने में कठिनाई कर रहा है, सोने में कठिनाई कर रहा है, किसी बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बातें नहीं कर रहा है, हर एक बातों को इग्नोर कर रहा है, अगर उसे हर एक तरह की ये सब दिखने को मिल जाए तो पहले उसे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अच्छा। अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। उसके बाद अगर वो लोग हर एक तरह का उसे टेस्ट करके बताएंगे कि इन बच्चों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, Correct. तो उसे स्पेशल का नाम दें, या मैं तो कहूँगी कि स्पेशल कुछ होता ही नहीं है। हमारे बच्चों को कभी भी स्पेशल नज़र से ना देखें, क्योंकि हमें एक ही छत के नीचे रहना है, एक ही घर में रहना है, और उसे भी उतना ही समाज के साथ जुड़ना है जितना हम जिसे नॉर्मल कहते हैं उनको रखना है। वेरी ट्रू, बहुत सही बात है। और उन बच्चों को स्पेशल कहने से मैं खास करके ये ना कहूँगी कि उसे स्पेशल, और स्पेशल नज़र से भी ना देखें। आप काम करो, करके देखो, वो सब कुछ कर सकता है। करेक्ट, वेरी ट्रू, बहुत सही आपने बात बताई कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि ये नॉर्मल है, ये स्पेशल है। हम सभी को एक ही तरह बच्चा होके बच्चे के नजरिए से अगर देखें, रखें, और सपोज कुछ दिख भी रहा है उसके नीचे तो भी उसे अलग ना देखें। करेक्ट। उसे और ये भी ना सोचें कि अरे मेरा बच्चा ऐसा, बेचारा बच्चा। काहे का बेचारा? कोई बेचारा नहीं होता है। करेक्ट, कोई बेचारा नहीं है। बेचारा वो नहीं, फिर बेचारे आप बन जाओगे अगर उसे बेचारे बनाओगे तो। बच्चों को उनकी जो इनबॉर्न टैलेंट्स हैं, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसको ये समझाएं कि आप अपने हिसाब से एक गाइडलाइन करें, उसे एग्जैक्टली उसे गाइडलाइन करें। जी जी जी। तो ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं, जिसे ऑटिज्म का नाम दिया गया है वो बच्चा आज क्या नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि आप उनके साथ काम करके तो देखो। मैं तो पेरेंट्स क्या, हर एक समाज से भी यही बात कहती हूँ, आप उसे उस नज़रिए से ना देखें। आप एक बार उसे पहचान करके तो देखो, वो बच्चा आपसे पीछे नहीं है। करेक्ट। 3 साल के बच्चे, नॉर्मल बच्चे जिसे कहा जाता है, 3 साल के बच्चे जितना नहीं जानते उतना ऑटिज्म के बच्चे जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कैसे पीछे है वो? कैसे स्पेशल कहोगे आप? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बहुत सही बात बताई है। बहुत ही बड़ा सोशल मैसेज मैम ने हम सभी के लिए दिया है, और हम VNM TV से हमेशा यही प्रयत्न करते हैं इस माध्यम से कि आप सभी को इस चीज़ से अवेयर करें कि डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और स्पेशली बच्चों को लेके तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली बच्चे जो बच्चे आपको फिजिकली आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये बच्चे में कुछ तकलीफ है या बच्चा डिसेबल है, तो आप जब उस नज़रिए से उस बच्चे को देखते हैं तो आपका पूरा फैमिली उस नज़रिए से उस बच्चे को देखता है। आपके फैमिली में जो बच्चा है वो उसको बच्चे के तौर से ही देखेगा, लेकिन आपका नज़रिया ये है, इसीलिए वो बच्चा भी वही नज़रिया, वही पॉइंट ऑफ व्यू से उस बच्चे को देखने की कोशिश करता है। डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए अगर आप उन्हें अलाउ करें इंटरेक्ट करने के लिए एज अ फ्रेंड, तो वो बच्चे को भी बहुत ही अच्छा और ये महसूस होगा कि वो सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और यही हम सभी की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी NEP भी कहती है कि ये बच्चों का नॉर्मल स्कूल में समावेश होना ज़रूरी है, और हमें ये करने का प्रयत्न पूरी ओर से, अपनी तरफ से, एटलीस्ट अपनी फैमिली से शुरू करना ज़रूरी है। रंबा मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें,
ये ना कहें कि हमारा स्पेशल बच्चा है, इसे स्पेशल ढंग से ना देखें, उसे नॉर्मल ढंग से देखें, नॉर्मल ढंग से ट्रीट करें, वो बच्चा भी लाइन पर आता है जी। और ख़ास करके हमारे बच्चों को एक ही छत के नीचे रखने की कोशिश करें। एक ही स्कूल में, आजकल स्कूल की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, आपके बच्चे स्पेशल हैं, मैं नहीं रखूँगी स्कूल में, मेरे स्कूल में एडमिशन के लिए जगह नहीं है। प्लीज़ ऐसा ना करें, उन्हें भी दें, उसी बच्चों के साथ रखें। सीखेंगे कैसे? अगर सब कोई उसे अलग कर देंगे, बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? करेक्ट, वेरी ट्रू। एक्सपोजर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इसे ग्रुप चाहिए ही। मैं अभी आपको स्टार्टिंग में भी यही चीज़ कही कि ये ग्रुप हमें घर से ही मिलनी चाहिए, घर से लेके स्कूल कॉलेज तक हमें ग्रुप तो चाहिए, जिसको देख करके हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात बताएं मैम। बिल्कुल हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी लेवल हो तो आप उसे नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बनाएं। डेफिनेटली उस केस में बच्चे को इंडिविजुअल थेरेपी की ज़रूरत है, इंडिविजुअल पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है। लेकिन जो बच्चे बॉर्डर लाइन है या जो बच्चे नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ माइल्ड अगर डिसेबिलिटी लगती भी है, तो डेफिनेटली जो एजुकेशन सिस्टम है उन्हें इन बच्चों को एक बार चांस देना चाहिए। ज़रूर दें, क्योंकि बिना दिए हम जज कर लेते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे, शायद ये कहना गलत हो जाएगा। तो एक चांस तो हर बच्चा मांगता है और राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलना ही चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो जो भी आप उसको नाम दें। हालांकि हम तो यही कह रहे हैं कि हमें नाम नहीं देना है, पर हर बच्चे को ये हमें राइट देना चाहिए। रंभा मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और आप सभी ऑडियंस का भी बिग थैंक यू। हर हफ्ते आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है VNM TV, अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे है, Jio TV पे है। आप इन्हें सब जगह पर हमसे जुड़ सकते हैं, खबरों से, ऐसी अपडेट से, स्पेशल डेज के साथ। तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।